नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास की क्लास में। तो इस लाइव क्लास में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है संगम काल, संगम वंश। क्यों इसको संगम वंश कहा जाता है और संगम काल कहा जाता है, और संगम काल के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वंश हैं, इसको पढ़ेंगे। परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं उसके साथ इसकी चर्चा करेंगे। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, परीक्षा से प्रश्न ले लिए जाते हैं। तो चलिए फोकस करते हैं आज का टॉपिक, संगम काल। एक और चीज, जो भी छात्र इच्छुक है इतिहास का कोर्स परचेज करने के लिए, वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे जाकर हमारा ये कोर्स 589 में परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोर्सेज भी पीएससी और व्यापम की परीक्षा को लेकर उपलब्ध हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध आप लोगों ने ही प्रसिद्ध किया है सुगर छत्तीसगढ़ सीरीज, वो आपको मिल जाएगा जो कंप्लीट रेडी है। उसके अलावा सी सेट मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें सभी टॉपिक कवर किए गए हैं सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, चाहे सीजीपीएससी की कोई भी एग्जाम हो, एसीएफ की एग्जाम हो या व्यापम की एग्जाम हो। उसके अलावा एक कोर्स और चल रहा है साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ इन्वायरमेंट फैक्ट को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल मेंस के हिसाब से भी कवर करवाया जा रहा है। स्टडी क्लास, लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो की फैसिलिटी भी दी जाती है और आपको पीडीएफ के कंटेंट भी दिए जाते हैं, ठीक है। और एक ये हिस्ट्री की क्लास, जिसको भी आप इंडिविजुअली परचेस कर सकते हो। आपको पूरी फ्रीडम है, जिस भी कोर्स की आवश्यकता है उस इंडिविजुअल कोर्स को आप परचेस कर सकते हो। जल्द आपको एक कंप्लीट सीजीपीएससी का कोर्स मिलने वाला है बहुत ही कम शुल्क में। उसके लिए मैं नोटिफिकेशन और एक पूरा वीडियो लेकर जल्द आने वाला हूं। तो अंतिम समय में अपनी तैयारी को पूर्ण करने के लिए आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में न्यूनतम शुल्क और बेहतरीन कंटेंट के साथ, ठीक है। तो जाइएगा, ऐप में देखिएगा, और अगर डेमो लेक्चर चाहिए तो डेमो लेक्चर हमारे ही यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है दोस्तों, कि कितने डेप्थ में जाकर पढ़ाया जाता है उसके उदाहरण के तौर पे। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का ये लेक्चर। संगम काल। संगम काल में बेसिकली तीन वंश के बारे में पढ़ा जाता है, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। क्या ये तीन वंशों के संगम की वजह से ही इसको संगम वंश कहा जाता है क्या? नहीं। हमारे क्लास की एक विशेषता और है कि चीजों को समझ के पढ़ना, केवल रटना नहीं है। क्या रीजन है किसी चीज के पीछे, वो अगर जानेंगे तो दिमाग ओपन होगा, चीजें दिमाग में बैठेंगी। तो संगम काल इन तीनों वंश की संगम की वजह से नहीं है। एक्चुअली इस समय संगम किसको कहा जाता था? कवियों के सम्मेलन को कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, जहां पर तमिल साहित्यों का संग्रह किया जाता था। अब यह दक्षिण भारत की बात हो रही है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, प्रॉपर सिर्फ तमिलनाडु नहीं होगा, साइड में आपका केरल वाला क्षेत्र और थोड़ा सा ऊपर आंध्र वाला क्षेत्र भी इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो संगम या सम्मेलन कह रहे हैं ये क्या है? कवियों का, जो तमिल कवि हुआ करते थे उस समय, विद्वान हुआ करते थे, उनके सम्मेलन को संगम कहा जाता था। तो तीन संगम हुए थे या तीन सम्मेलन हुए थे कवियों के, जहां पर कवि या विद्वान अपनी अपनी तरफ से अपनी रचना को लेकर आते थे, और जो यहां पर एक्सपर्ट होते थे। संगम का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो संघ होगा या गोष्ठी होगा। संघ या गोष्ठी किसका? कवियों का संघ या कवियों की गोष्ठी। क्लियर है? जिसको सम्मेलन भी कहा जा सकता है, जैसे कि मैंने कहा कवियों का सम्मेलन। तो यहां पर कवियों का सम्मेलन या इनका संघ या इनकी गोष्ठी, या बोल सकते हैं पैनल में कुछ कवि होते थे, कुछ एक्सपर्ट होते थे, और यहां पर अन्य साहित्यकार, कवि, विद्वान आते थे अपनी रचना को लेकर। तो उस पैनल के द्वारा, उस संघ के द्वारा इस रचना को मान्यता प्रदान करने के बाद उनकी रचना को एक्सेप्ट किया जाता था। तो बेसिकली इस काल में तीन संगम हुए, और इस काल में जो मुख्य वंश हुए उन वंशों को चेर, चोल या पांड्य कहा जाता है। और चूंकि ये तीनों वंश का समय इस संगम काल से मिलता जुलता था, मतलब इसी समय हुआ करता था, इसी कारण इन तीनों वंश को मिलाकर संगम वंश भी कहा जाता है। क्योंकि ये संगम काल में जब संगम या सम्मेलन हो रहा था कवियों का, उस समय ये वंश थे, कंटेम्परेरी थे, इस वजह से इस संगम काल में इन तीनों वंशों को पढ़ते हैं, या इन तीनों वंशों को मिलाकर संगम वंश भी कहा जाता है। तो समझ में आई बात?
तीनों वंश की वजह से संगम काल नहीं पड़ा नाम। संगम काल हुआ, कवियों का सम्मेलन हुआ, इसकी वजह से जो इस समय वंश थे, इस वजह से वंशों को संगम वंश कहा जाता है। क्लियर रीजन? हाँ या ना बताते चलेंगे जो लाइव जुड़े हुए हैं। लाइव वीडियो के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो कितनी भी बार आप दे सकते हो, ये भी फैसिलिटी आपको पता ही है। ठीक है, तो लाइव भी अटेंड कीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो भी कितनी बार देखिए सेम वीडियो के रिवीजन के लिए। चलिए अब एक क्विक रिवीजन कि कहां कहां पर इनका एक्सपेंशन था। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए पहली बार है, जो लोग इसको पढ़ चुके हैं उनके लिए क्विक रिवीजन ही होगा। तो देखिए, हिस्सा चल रहा है दक्षिण भारत वाला ही, ये मान के चलिए पूरा, जहां पर केरल भी आ गया, त्रावणकोर वाला हिस्सा जिसको बोल सकते हो, पूरा तमिलनाडु भी आ गया, थोड़ा सा कर्नाटक आ गया, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश आ गया। क्लियर है क्या? तो देखो, चेर वंश कहां पर था इसका एक्सपांशन? दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में, ये यहां पर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, साउथ इंडिया की ही बात हो रही है, उसके दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहां पर आपका कोंकण तट शुरू होता है, मालाबार तट जाता है, वो पूरा तटीय क्षेत्र दक्षिण पश्चिम क्षेत्र चेर वंश के लिए था, उसका साम्राज्य क्षेत्र। चोल वंश कहां पर थे? उत्तर पश्चिम भाग में, सॉरी उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्व लिखा है, उत्तर पूर्वी भाग मतलब ये वाला भाग, दक्षिण पश्चिम दक्षिण क्षेत्र का उत्तर पूर्वी भाग, तो उत्तर और पूर्वी भाग ये वाला, ठीक है, लगभग उत्तर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्षेत्र चोल साम्राज्य था। और पांड्य वंश का विस्तार जो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में था, मतलब ये वाला क्षेत्र प्रॉपर तमिलनाडु, प्रॉपर तमिलनाडु। क्लियर? तो ये इनका साम्राज्य विस्तार हो गया। ध्यान रखिएगा, ये जो सारे मैं दिशा बोल रहा हूं ये दक्षिण भारत के ही संदर्भ में है। आगे देखिएगा, संगम या सम्मेलन, जैसे कि मैंने कहा, या कवियों का संघ या फिर गोष्ठी, जितने भी संगम या सम्मेलन हुए इस काल में, तीन जैसे कि मैंने कहा, उन सभी के संरक्षक पांड्य शासक थे। उस सभी सम्मेलन के संरक्षक, संगम के संरक्षक पांड्य शासक थे। जितने भी संगम सम्मेलन हुए कवियों के, वो पांड्य शासकों के संरक्षण में हुए। संरक्षण देने के लिए वहां पर कौन था? पांड्य शासक। बाकी तीन क्या थे? इस काल में तो थे, लेकिन उस संगम को संरक्षण देने वालों में पांड्य वंश को आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिएगा, आगे देखते हैं, इन तीनों सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। पहला सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता किसने की, कहां पर वो संगम हुआ और उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया। अब आप सभी के दिमाग में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो वंश है इनका कालखंड या काल विभाजन कब माना जाए। तो देखिएगा, ये जो हम संगम वंश पढ़ रहे हैं ये तकरीबन दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास का समय है। ज्यादा कालखंड महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी बातें बता रहा हूं परीक्षा के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ध्यान रखिएगा। ये मेरा एनालिसिस मेरा खुद का नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख के एक मोटा मोटा आइडिया आपको बता दिया। दूसरी शताब्दी ईस्वी मतलब 100 ईस्वी के बाद आने वाले समय से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो अध्यक्षता पहले संगम की, पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि के द्वारा। अगस्त्य ऋषि के द्वारा। इनका अन्य नाम अगत्यार भी था, ठीक है, अगस्त्य ऋषि या अगर अगत्यार करके भी नाम दिखे, दोनों एक ही है। कहां हुआ? मदुरई में। मदुरई कहां? तमिलनाडु में। इस प्रथम सम्मेलन या संगम में 549 सदस्यों ने भाग लिया। क्लियर? कितने सदस्यों ने भाग लिया? 549 सदस्यों ने भाग लिया। और एक तरीके से पांड्य शासक भी संरक्षक थे, वो तो सभी में होने वाले, ठीक है। दूसरा संगम, उसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ऋषि ने किया, लेकिन कुछ समय बाद, अब ऐसा नहीं था संगम में सम्मेलन एक दो दिन का, थोड़ा लंबा चलता था। शुरुआती दौर में अगस्त्य ऋषि के द्वारा या अगत्यार के द्वारा दूसरे संगम की अध्यक्षता की गई, लेकिन फिर कुछ समय बाद अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोलकापियर ने दूसरे संगम की अध्यक्षता की। तो दोनों गलत नहीं है, शुरू में किया अगस्त्य ऋषि ने, कहीं पर मिलता ये और कहीं पर मिलता है ये, तो रीजन पूरा ये है, कुछ समय ये इन्होंने किया शुरू दौर पे, और फिर उसके शिष्य तोलकापियर उन्होंने इसी दूसरे संगम की भी अध्यक्षता की, ठीक है। कहां पर यह संपन्न हुआ? कपाटपुरम। कपाटपुरम, और प्रॉपर बोले तो अलवई स्थान का नाम, अलवई, ठीक है। चलिए, एक बात ध्यान में रखिएगा,
तोल्काप्पियर हम अगस्त्य ऋषि के शिष्य के तौर पे देख रहे हैं, उनकी एक रचना का नाम आपको ध्यान में रखना है, तोल्काप्पियम। क्या? तोल्काप्पियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है, ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रचना और रचनाकार भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तोल्काप्पियम तोल्काप्पियर की रचना है जो एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। देखिए क्या हुआ कि ये जो पहला संगम हुआ उसमें जितने भी साहित्यों का संग्रह किया गया, संकलन किया गया, उसमें कोई भी वर्तमान में शेष नहीं है। पहले संगम की बात कर रहा हूं। दूसरे संगम में कवियों ने अपनी अपना रचना लाई, और जो भी रचना लाई उसमें से सिर्फ एक ही वर्तमान में बचा हुआ है, शेष है, और वो है तोल्काप्पियम। तो इसी कारण लिखा है तोल्काप्पियम एकमात्र साहित्य शेष है दूसरे संगम से। इसमें कुल 59 सदस्यों ने भाग लिया, 59 सदस्यों ने भाग लिया। क्लियर है क्या दूसरे संगम के बारे में सारी बातें? तीसरे संगम और अंतिम संगम के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी अध्यक्षता नक्कीरर नामक व्यक्ति ने की। नक्कीरर नामक व्यक्ति ने की। कहां पर हुआ? यह फिर से मदुरई। तो पहला और तीसरा संगम मदुरई में हुआ, दूसरा आपका हुआ कहां पर? कपाटपुरम या अलवई में। ठीक है, इसमें 10 कम हो गए सदस्य, कितने हो गए? 49। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले किसी भी संगम में कितने पांड्य शासकों का संरक्षण था, तो सीधा सीधा आपको यह कर देना है कि जितने आपके सदस्य हैं उतने ही आपके क्या मान लेना है? उनको ही मान लेना है पांड्य संरक्षक। ठीक है, जनरली 59 और 49 ये सदस्य यही माने जाते हैं कि पांड्य संरक्षक भी थे, ऐसा कहीं कहीं पर वर्णित है। क्लियर? तो ये तीनों बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। अब एक और चीज, इस वाले संगम में कोई भी साहित्य शेष नहीं बचा वर्तमान में, इसमें केवल एक जो है तोल्काप्पियम, और इसमें तीसरे संगम से बहुत सारे आपके साहित्य शेष हमको मिलते हैं, लेकिन उनका नाम याद आपको नहीं करना है, परीक्षा में रिलेवेंट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ संगम साहित्यों के नाम हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो साहित्य उस समय हुआ करती थी, रचनाएं जो हुआ करती थी, उनका विषय क्या था? प्रेम संबंधी रचना हुआ करती थी, मतलब मानव के जीवन संबंधी पहलू हुआ करते थे, जिसमें प्रेम का व्याख्यान, प्रेम संबंधी रचना होती थी, जिसको अगम कहते थे। क्या कहते थे? अगम। ऐसे प्रश्न भी प्रसिद्ध होते हैं कि इनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो अगम किसको कह रहे हैं? प्रेम संबंधी जो रचना होती थी कवियों की, उसको अगम कह रहे हैं। एक होता था पुरम, एक होता था पुरम। पुरम किसको कहते थे? राजाओं की प्रशंसा करने वाली रचना, उनके राजनैतिक जीवन, उनके सामाजिक जीवन, उनकी वीर गाथा, उनकी प्रशंसा, मतलब राजाओं के बारे में व्याख्यान वाली रचना पुरम कहलाती थी। दोनों क्लियर है क्या? ध्यान रखिएगा, ये बातें इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ संगम साहित्य या महाकाव्यों की बात करेंगे जो इस संगम काल में संकलित किए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें से एक पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने भी बताऊंगा वो सारे के सारे चार आपको बताऊंगा, चारों के चारों बहुत महत्वपूर्ण है, उनके रचनाकार को भी आपको ध्यान में रखना है। पहला शिल्पदिकारम। ठीक है, शिल्पदिकारम चेर वंश के शासक एक आने वाले हैं, उनके भाई इलंगो आदिगल इनके रचनाकार। ठीक है, शिल्पदिकारम के रचनाकार का नाम क्या? इलंगो आदिगल। ये याद रखना, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अब शिल्पदिकारम का विषय क्या है? यह प्रेम कथा पर आधारित साहित्य है, महाकाव्य बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, और प्रेम कथा तो है, लेकिन किनकी प्रेम कथा है? कोवलन और कर्णगी। कोवलन पति है, कर्णगी पत्नी है, इनकी प्रेम गाथा का वर्णन है। लेकिन यहां पर पति और पत्नी तो है, लेकिन तीसरे भी आ जाती यहां पर, पति पत्नी और वो। ठीक है, मतलब कोवलन पति और पत्नी का नाम कर्णगी, इनकी प्रेम गाथा का वर्णित है शिल्पदिकारम में। इसके अलावा कोवलन को एक अन्य स्त्री से प्यार हो जाता है और वो अपनी पत्नी को छोड़कर उस स्त्री के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रेम कथा का वर्णन शिल्पदिकारम में है। तो प्रेम प्रसंग शिल्पदिकारम का विषय है। अगला महाकाव्य देखिए इस संगम काल का, वो है मणिमेखलई। मणिमेखलई, इसके रचनाकार है शीतलई सतनार। याद करो, शीतलई सतनार एक बौद्ध व्यापारी थे। कौन थे? एक बौद्ध व्यापारी। तो देखना, एक तरीके से मणिमेखलई को शिल्पदिकारम का सीक्वल बोल सकते हो, अगला पार्ट बोल सकते हो। क्यों? देखो, जैसा कि आपको बताया था, कोवलन उनकी पत्नी कर्णगी, दोनों की प्रेम गाथा, और एक और कैरेक्टर आ जाती है पति पत्नी और वो, तो वो जो है एक अन्य
कन्या, स्त्री जो कोवलन से प्यार करती है और कोवलन भी उससे प्यार करता है, तो कोवलन और वो जो महिला थी, तीसरी महिला, दूसरी महिला मतलब जिसका नाम था माधवी, जिसका नाम था माधवी, तो इन दोनों की जो पुत्री होती है, किसकी, कोवलन और माधवी, जो दूसरी महिला थी, इन दोनों की जो पुत्री होती है उसका नाम था मणिमेखलई। ठीक है, उसका नाम था मणिमेखलई। तो उसकी बहादुर जीवन गाथा का वर्णन है मणिमेखलई में। ध्यान रखिएगा, एक तरीके से शिल्पदी कारम का ही सीक्वल आगे आने वाला पार्ट मणिमेखलई है। क्लियर है क्या? अगला देखो, जीवक चिंतामणि, अगली रचना। अगली रचना मतलब अगला महाकाव्य जीवक चिंतामणि। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है, आपने नाम सुना भी होगा, नहीं सुना है तो याद कर लो। इनके रचनाकार का नाम है तिरुत्कदेवर। तिरुत्कदेवर इनके रचनाकार का नाम, एक जैन धर्म को पालन करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति है जीवक नाम के, उनके जीवन के बारे में वर्णन है इसमें। और यह कहा जाता है कि जो जीवक है उन्होंने 8 विवाह किया था। तो यह सारा वर्णन जीवक चिंतामणि में मिलता है। रचनाकार का नाम भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो फिर से एक बार, शिल्पदी कारम के रचनाकार इलंगो अदिगल, मणिमेखलई के रचनाकार सीतलई सतनार और जीवक चिंतामणि के रचनाकार तिरुत्कदेवर। ठीक है, चलिए विषय भी आपको तीनों के बता दिए। एक और रचना देखिए, कुरल। ये महाकाव्य के तो अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन एक संगमकालीन साहित्य के तौर पे माना जाएगा, कुरल। ठीक है, इनके रचनाकार का नाम तिरुवल्लुवर, पूरा लिखा है तिरुवल्लुवर थे। कुरल की रचनाकार का नाम तिरुवल्लुवर, ध्यान में रखिएगा। और इस कुरल को तमिल बाइबिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिल बाइबिल। इस कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न कभी आपसे पूछ दे तो याद रहना है। ठीक है क्या? चलो, अब ये तो हो गए पूरे संगम की बातें कि इतने सारे संगम हुए, उसमें क्या क्या साहित्य आपको देखने को मिलता है महत्वपूर्ण वो। अब इसी संगम काल के समय जो वंश होते थे यही क्षेत्रों में, उस वंश के बारे में पढ़ना है जो है चेर, चोल और पांड्य। चलिए शुरू करते हैं राजवंश। सबसे पहला राजवंश हम देख रहे हैं ऑर्डर में, चोल। पहले वहां चेर जरूर लिखा है, लेकिन पहले चोल के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों? देखिएगा, ये जो तीनों वंश हैं, चेर, चोल और पांड्य, उसमें सबसे प्रतापी माने जाते थे चोल। ठीक है, तो इसी कारण लिखा है चोल राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली। चोल राज्य या चोल वंश सर्वाधिक शक्तिशाली वंश थे तीनों में। ठीक है, इस वजह से इसको पहला पढ़ रहे हैं। चोल राज्य का शाब्दिक अर्थ था, चोल राज्य का शाब्दिक अर्थ था नया देश। नया देश। अब देखिए एक्सपांशन क्या लिखा है, चोल का उत्तर पूर्व, ये दक्षिण भारत आपने बना दिया, ये दक्षिण भारत वाला क्षेत्र ले लिया। उत्तर पूर्व मतलब ये वाला भाग ले लो, जहां पर तमिलनाडु का उत्तरी भाग और आंध्र प्रदेश वाला भाग। तो इस चोल राज्य को नया देश कहा जा रहा है, और कहीं कहीं पर आपको इस नया देश के तौर पे आंध्र प्रदेश भी मिलता है। क्या मिलता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है वंश के बारे में, उनकी राजधानी, उनका विस्तार कहां पर है, कौन से नदी आसपास है, उनका राज्य चिन्ह क्या था। ठीक है, और उनके कुछ प्रसिद्ध शासक। चोल वंश, चोल राज्य बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, देखना क्यों बाकी वंशों से। तो ध्यान रखिए फिर से, चोल राज्य का शाब्दिक अर्थ नया देश, आंध्र प्रदेश का भाग, उत्तर पूर्व एक्सपांशन देख ही चुके हैं, और इनका चिन्ह बाघ। क्लियर है? चोल शासकों को कोरोमंडलम भी कहा जाता था। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोरोमंडलम भी कहा जाता था। अब एक और बात कि इन सभी वंशों का सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिलता है, ये भी तो है कि ये सारी जानकारी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उल्लेख कहां पर है भाई, ये तो बताइए। बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहली बार उल्लेख चोल वंश का या चोल राज्य का या चोल शासकों का अष्टाध्यायी में मिलता है। किसकी है रचना अष्टाध्यायी? पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। ठीक है, अब एक और बात, सर प्रथम उल्लेख तो इसमें इसमें मिलेगा, आप बता दोगे, लेकिन इन सभी वंशों के बारे में मुख्य स्रोत क्या है जानकारी? तो संगम काल में जितने भी साहित्य आपके संकलित किए गए हैं, जिसमें ये मैंने कुछ आपको नाम बताया, या इसके अलावा अन्य जो साहित्य हैं, उनमें ही इन सभी वंशों के बारे में जानकारी मिल रही है। समझ में आई बात आपको? कॉमन सेंस है। संगम काल पढ़ रहे हैं, सम्मेलन हुआ कवियों का जिसमें रचनाएं संकलित की गई, तमिल रचनाएं संकलित की गई, तो इन सभी वंशों के बारे में यही सब रचनाओं से जानकारी मिलेगी। लेकिन ये क्या बताया मैंने कि प्रथम बार इनका उल्लेख कहां मिलता है? सबसे पहली बार
तो चोल वंश के बारे में सबसे प्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अष्टाध्यायी में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में। क्लियर है इतनी बातें क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। राजधानी देखिएगा इनकी उरैयूर। कहां पर? उरैयूर। ध्यान रखिए, राजधानी उरैयूर। उरैयूर तो बता दिया राजधानी इनकी हुई, चोल की राजधानी उरैयूर। क्लियर? नदी की बात करें तो पेन्नार और बेल्लार नदी, पेन्नार और बेल्लार नदी के मध्य यह क्षेत्र स्थित था। इनका क्षेत्र, साम्राज्य क्षेत्र विस्तृत था। ठीक है, तो नदियों के नाम के एक्सपांशन के तौर पे भी बता दिया, विस्तार बता दिया। ठीक, याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, याद तो करना पड़ेगा। शासक देखिएगा, इनके प्रथम शासक के तौर पे नाम उखपरहर्रे। ठीक है, उखपरहर्रे, ये पहले शासक का नाम, थोड़ा सा याद करने में तकलीफ होगी। उखपरहर्रे, ये पहले शासक का नाम। पूरा नाम उखपहर्रे चेन्नी। नाम इतना ओढ़े कि ऑटोमेटिकली याद आ जाने वाला है। दूसरे शासक का नाम एलारा, एक महत्वपूर्ण शासक है एलारा। चोल वंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक है एलारा। इनके बारे में क्या खास बात याद रखना है कि श्रीलंका पर इन्होंने विजय पाया, श्रीलंका पर इन्होंने सर्वप्रथम विजय पाया। इन संगम वंश में या चोल साम्राज्य में पहले ऐसे शासक हैं एलारा, जिन्होंने श्रीलंका पर विजय पाया है। आगे जाके श्रीलंका पर विजय पाने वालों में उत्तर चोल कालीन द्वितीय चोल जो होंगे वो हम पढ़ेंगे। तो एलारा सर्वप्रथम श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले शासक। एक महत्वपूर्ण शासक, सबसे महत्वपूर्ण शासक का नाम याद रखना है आपको चोल वंश से, वो है करिकाल। क्या है? करिकाल। अब करिकाल के बारे में कुछ बात ध्यान में रखो। करिकाल नामक शासक जो था, जो चोल वंश का शासक था, सर्वाधिक प्रतापी शासक था। ठीक है, इन्होंने अपने एक तटीय राजधानी, समुद्री राजधानी बोल सकते हो, मतलब तट में, समुद्र के पास वाली या समुद्र के पास वाली राजधानी, तटीय राजधानी बोल रहे, पुहार बनाई थी। ध्यान रखना, पुहार का नाम भी याद रखना। एक तो उरैयूर स्थल राजधानी और एक तटीय राजधानी समुद्र के पास पुहार। किसने बनाया? करिकाल ने। करिकाल ने अन्य दो वंश के शासकों को पराजित किया। कौन कौन से? चेर और पांड्य वंश के शासकों को पराजित किया। तो ध्यान रखिएगा, वेणी का प्रसिद्ध युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहां लिख देता हूं मैं, वेणी का युद्ध। वेणी का युद्ध लड़ा गया था करिकाल के द्वारा, जो चोल वंश का शासक था। इस युद्ध में करिकाल ने चेर वंश और पांड्य वंश के शासकों को पराजित किया। तकरीबन 11 राजाओं को पराजित किया, दोनों वंश को मिलाकर। ठीक है क्या? इसको नोट करिएगा, वेणी का युद्ध कभी पूछ ले तो, अगर पूरा डिटेल में आपको बता रहे। कावेरी नदी के तट पर बांध का निर्माण का उदाहरण, अभी तक नदियों में बांध का उदाहरण अभी तक हमको नहीं मिला इतिहास में, जो भी हमने अभी तक कवर किया उसमें। यहां पर हमको नदी में बांध या एनीकेट निर्माण का उदाहरण मिल रहा है पहली बार इतिहास में, और वो है करिकाल का समय। करिकाल ने कावेरी नदी पर बांध का निर्माण किया था, पानी को संरक्षित करने के लिए, सिंचाई के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो बांध निर्माण में मजदूर उन्होंने लगाए थे, ये कहा जाता है कि जो मजदूर लाए थे वो श्रीलंका जो जीता था करिकाल ने, सॉरी इसके पहले श्रीलंका तो एलारा ने जीता था, बाद में यह भी कहा गया कि करिकाल के द्वारा भी श्रीलंका विजय की गई। श्रीलंका में करिकाल के द्वारा भी विजय की गई थी, और जो बांध बनाने के लिए मजदूर लाए थे करिकाल ने, वो श्रीलंका से ही लाए थे। क्लियर है? ये भी ध्यान रखना। तो पहली बार एलारा श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, करिकाल ने भी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, ये भी ध्यान रखोगा आपको, ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से ये पूरा चोल वंश महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितनी भी बातें बताई, एक एक बातों का ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला वंश आपको देखना है चेर वंश। क्लियर है क्या? शुरू करें। डिफिकल्ट है, कंसंट्रेशन बनाए रखिए, इंपॉर्टेंट है। संगम वंश में या संगम साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख, संगम साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख जिस वंश का मिलता है वो है चेर वंश। देखो अलग अलग चीज है। सर्वाधिक शक्तिशाली वंश चोल वंश, सबसे ज्यादा बार उल्लेख मिलता है संगम साहित्य में वो है चेर वंश, और संगम काल में
जितने भी संगम हुए उनको संरक्षित करने वाला वंश कौन? पांड्य वंश। समझ में आई बात क्या? तीनों अलग अलग चीज बताए। तो संगम में, सम्मेलन में या संगम साहित्यों में सर्वाधिक उल्लेख चेर वंश का मिलता है। क्लियर है? आगे देखें, इनकी राजधानी थी वंजी। क्या थी राजधानी इनकी? वंजी। कहां पर? प्रॉपर केरल में। ठीक है, वंजी राजधानी, ध्यान रखिएगा। उसकी राजधानी क्या बताए थे आपको? उरैयूर। क्लियर है क्या? चलो, चेर वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। अलग अलग हमने ब्राह्मण देखे हैं प्राचीन इतिहास में, उसमें से ऐत्रेय ब्राह्मण जो था उसमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है चेर वंश के शासकों का या चेर वंश का। चेर वंश का इनका प्रतीक था धनुष। ध्यान रखिएगा, चोलों का जो चिन्ह हुआ करता था वो था बाघ। आप एक टेबल बनाकर भी लिख सकते हो इन तीनों को। टेबल बनाओगे, याद करने में इजी होगा। मैंने लाइन बाय लाइन कर दिया। पहला दो लाइन क्लियर। शासक को देखिएगा, अब इतनी बातें क्लियर है। शासक, पहले शासक का नाम उदयन जेरल। कहीं कहीं पर केवल उदयन लिखा होता है, पूरा नाम है उदयन जेरल। तकरीबन बात हो रही है 130 ईस्वी के आसपास, एक आइडिया के लिए, बाकी ये सन इंपॉर्टेंट नहीं है। उदयन जेरल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें जितने भी योद्धाओं ने, वीरों ने भाग लिया था, उनको भोजन इन्होंने कराया। ठीक है, तो महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं या वीरों को भोजन करवाने वाला शासक कौन? उदयन जेरल, ऐसा माना जाता है। अब एक चीज समझिए, 130 ईस्वी के आसपास की बात चल रही है, तो क्या ये वो समय हो सकता है जब महाभारत का युद्ध हुआ? आप खुद सोचो। तो कोई भी एक सॉलिड एविडेंस नहीं है कि महाभारत का युद्ध कब हुआ, लेकिन इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो शासक है जो महाभारत में युद्ध लेने वाले वीरों को, युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया है। क्लियर है क्या? चलो, अगले शासक के नाम ध्यान रखना है, शेन गुट्टुवन। शेन गुट्टुवन, ये शेन गुट्टुवन का भाई वही है जिन्होंने शिल्पदिकारम की रचना की थी, इलंगो आदिकल। ठीक है, ये वही इलंगो आदिकल के भाई, चेर वंश के शासक शेन गुट्टुवन। इनका एक अन्य नाम लाल चेर भी है। ऐसे प्रश्न उठा लिए जाते कहीं से भी रैंडमली। लाल चेर के शासक को कहा जाता है, चार ऑप्शन दे देगा, पहचानना है शेन गुट्टुवन को लाल चेर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके काल में पत्तिनी पूजा प्रसिद्ध हुई। पत्तिनी पूजा मतलब एक आदर्श पत्नी की मूर्ति बनाई जाती थी और उसकी पूजा की जाती थी। किसके नाम पर? कर्णगी के नाम पर। ध्यान रखिएगा, कर्णगी के नाम पर। देखो, इसके भाई ने शिल्पदिकारम की रचना की, जो कोवलन और कर्णगी के बारे में वर्णन था। पत्नी कौन थी? कर्णगी। तो कर्णगी को एक आदर्श पत्नी माना गया और इसी वजह से इसके काल में पत्तिनी पूजा, वही पत्नी जो है उसको पत्तिनी बोल रहे हैं, पत्तिनी पूजा प्रारंभ हुई। उनकी मूर्ति बनाकर एक आदर्श पत्नी के तौर पे पूजा प्रारंभ हुई। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, किसके मतलब चरित्र पर आधारित? कर्णगी के चरित्र पर आधारित। क्लियर? चलो, इस वंश के अंतिम शासक के तौर पे आपको याद रखना है सई। ठीक है, अब इसको कैसे पर हो गया वो देख लो, पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन नाम पहचान लेना। ठीक है, सही करके याद रख लो, और अगर अच्छा प्रोनाउंस कर सकते हो तो कर लो। खैर, याद रखना। चलो, अगले वंश के बारे में पढ़ना है, पांड्य वंश के बारे में। फिर से क्या क्या, इसकी राजधानी क्या है, कहां पर इसका विस्तार है। चेर वंश का विस्तार ऑलरेडी आपको बता चुके, दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र जो होगा, ये वाला जो क्षेत्र होगा। ठीक है, और राजधानी के तौर पे आपको लिखा भी है वंजी, केरल। केरल विस्तार की बात करें तो पहले ही बता दिया था मैंने, कोंकण तट, मालाबार तट और त्रावणकोर वाला हिस्सा। ठीक है ना? चलो, पांड्य वंश राजधानी मदुरई। मदुरई कहां? प्रॉपर तमिलनाडु। कावेरी नदी के दक्षिण में इनका एक्सपांशन था, मतलब अब ये वाला हिस्सा जो छूट गया था वो दक्षिण पूर्वी भाग, तमिलनाडु वाला भाग। तो कावेरी नदी के दक्षिण में इनका एक्सपांशन, मदुरई तमिलनाडु प्रॉपर। क्लियर है? चलो, इनका सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनीज के द्वारा किया गया था। मेगस्थनीज के द्वारा किया गया था इसका सर्वप्रथम उल्लेख। एक यात्री मेगस्थनीज थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था पांड्य वंश का। प्रतीक चिन्ह इनका था कार्प। कार्प एक प्रकार की मछली।
कार्प एक प्रकार की क्या है, मछली है। तो देखिएगा इसमें बाघ प्रतीक चिन्ह, उसमें धनुष और इसमें मछली, कार्प नाम की मछली। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। शासक, पहले शासक का नाम नेडियोन, अंतिम शासक का नाम नल्लीवडकोडन, नल्लीवडकोडन। ठीक है, नल्लीवकोडन, सॉरी नल्लीवकोडन। ठीक है, बस ये नाम पहचान लेना बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जितना बता दिया मोर देन सफिशिएंट। तो ये थे संगम वंश के आने वाले, संगम काल के आने वाले वंश और शासक। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहां पर लिखा है द्वितीय चोल। प्राचीन चोल वंश के बाद इसको बोला जाता है उत्तर प्राचीन चोल वंश या द्वितीय चोल। उत्तर प्राचीन चोल वंश मतलब प्राचीन जो चोल वंश थे उसके बाद आने वाले जो चोल वंश हैं वो कहलाए उत्तर चोल वंश, उत्तर चोल वंश या द्वितीय चोल, दूसरे नंबर के चोल। ये चोल आप देख पा रहे हो दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास इनका समय, लेकिन ये जो द्वितीय चोल है इनका समय होगा तकरीबन 850 से 1200 ईस्वी के आसपास। ये भी महत्वपूर्ण है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस कारण इसके टॉपिक को कवर कर रहा हूं। देखिएगा इनकी राजधानी थी तंजौर, कहां पर, तमिलनाडु में। ये अब इंडिपेंडेंटली याद करना, इनसे लिंक करके याद करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, राजधानी थी इनके तंजौर या तमिलनाडु, मतलब तंजौर तमिलनाडु के अंतर्गत। संस्थापक का नाम याद रखना विजयालय, संस्थापक का नाम इसका ध्यान रखना है विजयालय। क्लियर, विजयालय जो संस्थापक द्वितीय चोल का था उसकी एक उपाधि थी नरकेसरी की। फैक्ट वाइज याद करते चलो जल्दी जल्दी, फैक्ट वाइज। एग्जाम में आया, इमेजिन करो एग्जाम में ये प्रश्न आया है और फिर आप अटक गए हो, इसलिए अटक गए कि सर ने पढ़ाया था नहीं पढ़ पाए। ऐसा अगर दिमाग में एक बार बैठा लो ना, अपने आप को अज्यूम कर लो एग्जामिनेशन हॉल में कि यार प्रश्न आ गया कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर वो जब आप जाके कॉपी खोलकर देखते हो कि वो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है फिर भी आपने याद नहीं किया, तो फिर वो दिमाग में परमानेंट बैठ जाता है। तो वो सिचुएशन जब एग्जाम हॉल में आएगी उसको अपने दिमाग में ही इमेजिन कर लो पहले से, और ये सारी चीजें याद कर लो। ये किसी भी उस टॉपिक के लिए बता रहा हूं जो याद करना कठिन होता है। ठीक है, चलो उसमें से एक मान लो। तो विजयालय संस्थापक द्वितीय चोल की नरकेसरी उसकी उपाधि, लेकिन इस वंश का वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान कह रहा हूं, वास्तविक संस्थापक नहीं कह रहा हूं, मतलब इस द्वितीय चोल की प्रधानता के पीछे जिस शासक को श्रेय दिया जाता है वो है परांतक प्रथम, वो है परांतक प्रथम। क्लियर है क्या, परांतक प्रथम इस वंश के प्रधानता का श्रेय, वास्तविक प्रधान परांतक प्रथम को माना जाता है। संस्थापक है विजयालय, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अन्य शासक के बारे में हम पढ़ते हैं यहां पर। ठीक है, अन्य शासक के बारे में यहां पर हम पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अन्य प्रसिद्ध शासक में एक राजा राज प्रथम या राजराज प्रथम। ठीक है, राजा राज प्रथम या राजराज प्रथम प्रश्न बहुत बार पूछा गया है इस टॉपिक से, तो इस कारण इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया था जिसका नाम है गंगाई कोंड चोलपुरम। अब यह गंगाई कोंड चोलपुरम एक नगर या स्थल भी होने वाला है, एक मंदिर भी है क्योंकि उस स्थल पे बना, और ये एक उपाधि भी होने वाली है जो इसके जस्ट आने वाले बाद में शासक लेने वाले हैं जो उसके पुत्र होंगे। ठीक है, तो गंगाई या गंगाई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया राजराज प्रथम ने, आगे जाके उपाधि भी होगी और एक नगर भी। क्लियर है। और जो तंजौर का एरावदेश्वर मंदिर, एरावदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर जो एक शिव मंदिर है, और बृहदेश्वर मंदिर, ये सभी मंदिर का निर्माण भी राजा राज प्रथम ने कराया। कहां का, तंजौर का। इसके पहले कांची में भी ये सारे मंदिर हम देख चुके हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, एरावदेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया। गंगाई कोंड चोलपुरम मंदिर के साथ साथ 4 मंदिर का नाम आपको ध्यान रखना है जो मैंने कहा। क्लियर है। अब ये सारे मंदिर जो है मुख्य रूप से शैव मंदिर देखने को मिलते हैं यहां पर, क्योंकि ये जो राजा राज प्रथम था या ये जो चोल वंश के शासक थे शैव धर्म मानने वाले थे। क्या धर्म मानने वाले थे, शैव धर्म। तो चाहे आप राजराजेश्वर मंदिर बोलो, एरावदेश्वर मंदिर बोलो या फिर बृहदेश्वर मंदिर बोलो, शिव मंदिर मुख्य रूप से है ये। क्लियर है क्या। चले, राजा राज प्रथम के बारे में अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया, वहां पर जो भी शासक थे उनको जीता, मतलब उनको पराजित किया, लेकिन श्रीलंका पर कब्जा नहीं कर पाए, श्रीलंका को अपने अधीन नहीं कर पाए। श्रीलंका पर आक्रमण किया, वहां पर के राजा को पराजित किया, लेकिन श्रीलंका को अपने अधीन नहीं किया, इन्होंने श्रीलंका को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। क्लियर।
तो राजा राज प्रथम के अब पुत्र आएंगे जो है राजेंद्र प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट शासक राजेंद्र प्रथम। अब आप बोलोगे सर सभी बातों को तो इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, ठीक है, लेक्चर ही वैसा है, हर एक इंपॉर्टेंट बातों को संकलित किया। ध्यान रखिएगा, संकलन बहुत बड़ी चीज होती है। इतिहास में भी बहुत सारे रचना का संकलन हुआ, मैं इतिहास के फैक्ट का संकलन करके आपको दे रहा हूं भाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, टाइम सेविंग चीज होती है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग होती है, और कोई करके दे दे तो टाइम सेविंग होती है, तो आपके लिए टाइम सेविंग मान के चलो। राजेंद्र प्रथम राजा राज प्रथम के पुत्र, ये और ज्यादा पराक्रमी होने वाले हैं। सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार इसी के समय होने वाला है, द्वितीय चोल के समय साम्राज्य विस्तार सबसे ज्यादा राजेंद्र प्रथम के समय। श्रीलंका को पूर्ण रूप से इन्होंने जीता और उसको अपने साम्राज्य में मिला भी लिया। इन्होंने जीता तो था लेकिन श्रीलंका को मिलाया नहीं था, इन्होंने श्रीलंका को पूर्ण रूप से जीता, मतलब उन श्रीलंका को अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपने अधीन कर लिया। तो देखो कितनी बार श्रीलंका विजय आ रही है और प्रश्न पूछ लिया जाता है। श्रीलंका से रिलेटेड जो प्रश्न है एग्जाम में बहुत हाईलाइट होते हैं। जैसे देखना, मौर्य वंश में जब अशोक पढ़ते हैं तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था धर्म प्रचार के लिए। ये श्रीलंका वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिए। क्लियर है क्या? चलो, साम्राज्य विस्तार केवल श्रीलंका या दक्षिण भारत में इन्होंने नहीं किया, उत्तर भारत में भी किया। तो ध्यान रखना, उत्तर भारत का कलिंग, हालांकि ये कलिंग जो है वो एक तरीके से मध्य पूर्वी भाग आता है, लेकिन फिर भी इनके लिए तो उत्तर है, ठीक। दक्षिण भारत के लिए उत्तर भारत के कलिंग और बंगाल वाले क्षेत्र को भी जीता इन्होंने और अपने साम्राज्य में मिलाया। एक बात और ध्यान में रखिएगा, इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। क्यों? क्योंकि बंगाल के पाल शासकों को पराजित किया था इन्होंने। बंगाल के पाल शासक को पराजित करने की वजह से गंगईकोंड चोल की उपाधि ली थी। गंगईकोंड इसलिए बोले क्योंकि गंगा क्षेत्र, बंगाल के आसपास का क्षेत्र, वहां के राजा को हराया गंगईकोंड चोल, इस वजह से उपाधि ले रहे हैं। तो पाल वंश को हराया, बंगाल के पाल वंश के शासक को हराया राजेंद्र प्रथम ने, यह भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये उपाधि ली। और इनके गुरु का नाम ध्यान रखना, ईशान शिव पंडित। राजेंद्र प्रथम के एक गुरु का नाम ईशान शिव पंडित इनके गुरु थे, जो एक शैव संत थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार आज का जो चैप्टर था, आज का जो लेक्चर था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से इसको बार बार रिवाइज करिएगा दोस्तों। चैनल पे बने रहिएगा। अगर कोई भी कोर्स परचेज से रिलेटेड किसी को दिक्कत आती है तो दिए हुए फोन नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। सबसे मिनिमम शुल्क में ऐसे ही डिटेल में सारे विषय, सारे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ठीक है। जब तक का रिकॉर्ड होने वाला है, आगे भी जाके ये बहुत बड़ी बात होने वाली है कि इतने कम फीस में हम इतने डिटेल में बातें, हर एक विषय, हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो अब ज्यादा फीस देकर 30, 40, 50 हजार रुपए देकर सतही तौर पे पढ़ना भूल जाओ, ज्यादा फीस बर्बाद करना भूल जाओ, टाइम पास करना भूल जाओ। कम फीस में ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज रूप से पढ़ो हमारे साथ जुड़कर। धन्यवाद।